हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ एआई होता क्या है। ए और आई अल्फाबेट नहीं है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एवरीवन कि एआई सबके पास होनी चाहिए और सबके लिए है। ठीक है, सिंपल मीनिंग ऑफ एआई है क्या भाई, उसके बारे में बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका चैट जीपीटी नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे मुझे पता है कमेंट करके बोल देते हैं मैम एआई तो चैट जीपीटी है, एआई ये तो जेमिनी है, हमारी फोटो बनाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर और अ मशीन टू थिंक, लर्न, अंडरस्टैंड पैटर्न्स एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन। पहले क्या था, जितनी भी तुम्हारी मशीन थी, पहले भी मशीनें थी, वॉशिंग मशीन है, कैलकुलेटर है, सारी मशीन है। ये मशीन क्या है, इनको एक टास्क दे दो और वो उसी टास्क के लिए बनी है। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर है, कैलकुलेशन करने के लिए बना है। मैं हूँ, आप हो, पूरी जनता उस पर कैलकुलेशन ही करती है। बट एआई एक ऐसी मशीन है मशीन ही है, कंप्यूटर ही, इंसान तो नहीं है मशीन ही है कंप्यूटर, जो कि थिंक करती है, सोचती है, समझती है और उसको फिर वो उसके ऊपर रिएक्ट करती है लाइक ह्यूमन बींग्स की तरह। ह्यूमन बींग्स की तरह वो मशीन ट्रेंड है, तभी वो सारे काम कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम में से बहुत लोग चैट जीपीटी यूज करते हो तो इमेज भी जनरेट करवाते हो, राइट। इमेज जनरेशन के साथ उससे बातचीत करते हो, हेलो मेरा कोई साथी नहीं है तो क्या मुझे बता सकते हो। मतलब मैंने देखा है बच्चों को कैसे कैसे आपस में वो लोग पूरा फ्रेंड बना लेते हैं ना अपना एआई को, तो विच इज़ गुड, विच इज़ फॉर मी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि गलत है, ठीक है, इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसको ट्रेन कर रहे हो। बट एआई क्या है, एक कंप्यूटर है, मशीन है, जो कि थिंक करता है, लर्न करता है और मल्टीपल काम तभी कर पाता है क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स की तरह एक्ट करता है। समझ में आया। एआई सिस्टम्स आर डिजाइन टू, भाई ये वाला जो पूरा यूनिट है इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन के लिए मैं तुम्हें अगली वीडियो में मिलती हूँ, बट इसमें तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है प्यारा सा, इसको नहीं समझा तो आगे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। एआई सिस्टम्स आर डिजाइन टू, एआई का जो सिस्टम है वो क्या डिजाइन है, किस चीज के बेसिस पे, लर्न फ्रॉम द डेटा। एआई जो है एक मशीन है जो कि समझ लो एक ऐसी मशीन जो कि डेटा से लर्न करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग भी कैसे लर्न करते हैं, अच्छा लास्ट ईयर 10 साल के पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आए तो इस साल भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो लर्न फ्रॉम द डेटा। सेकेंड चीज, रिकॉग्नाइज पैटर्न। अच्छा यही बार वो हमेशा क्वेश्चन पूछता है और ये अगर मैं इस चीज़ का ऐसे आंसर दूं तो ये गुस्सा हो जाता है, ओके, फिर उसने लर्न किया, अच्छा मैं ऐसे आंसर दूं और फिर ये गुस्सा हो जाता है, अगर मैं ये बोलूं तो ये, तो वो एक पैटर्न बना रहा है। हर चीज़ का क्या बन रहा है, एक पैटर्न अपने दिमाग में वो याद रखता है। अच्छा पहले यूजर ने ये पूछा था, फिर ये पूछा था, तो एक पैटर्न बन रहा है। सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मेक प्रिडिक्शन का मतलब क्या है भाई, आधी से ज़्यादा जनता में तो मैं बता देती हूँ जो स्टॉक मार्केट वगैरह करती है वो एआई से क्या करती है, स्टॉक्स पूछ रही है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मुझे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, बी प्रैक्टिकल, तो प्रिडिक्शंस भी करती है। इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली। अब तुम ये बोलते हो यार पहले तो बहुत घटिया एआई था, आजकल इतना एडवांस कैसे हो गया, क्योंकि भाई हम ही लोग हैं जो उसको सिखा रहे हैं। एक तरीके से हम ही लोग हैं जो उनका मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। वो तुम्हें फ्री फंड में क्यों दे रहे हैं चैट जीपीटी चलाने के लिए, जस्ट बिकॉज कि तुम उसे ट्रेन कर सको। वो सीखेगा, वो थिंक करेगा, पैटर्न बनाएगा तो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करेगा, राइट। और हम ही लोग उसको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली। इजी डेफिनेटो का मतलब यहाँ पे क्या है कि इजीली अपना पैटर्न बना के समझ रहा है। समझ में आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक मशीन है जो कि लर्न फ्रॉम द डेटा से लर्न करती है और उसके बाद स्मार्ट डिसीजंस लेती है लाइक ह्यूमन बीइंग, राइट। समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना। आगे बात करते हैं भाई एआई इन डेली लाइफ। अब मैं जल्दी पढ़ाऊंगी, पहला पेज मैंने थोड़ा आराम से समझाया तुम्हें, अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एआई, आसपास के एग्जाम्पल की बात करते हैं। एआई एप्लीकेशन में सिरी है, बोलते हो ना, हे सिरी क्लोज द फैन, हे सिरी क्लोज द डोर, हे सिरी टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स। तो बेसिकली क्या है, सिरी हो गया या एलेक्सा हो गया, प्ले दिस म्यूजिक, ठीक है। तो गूगल असिस्टेंट हो गया, सिरी हो गया, एलेक्सा हो गया। देखो जैसे मैंने सिरी बोला, देखो जैसे मैंने सिरी बोला इसने चालू हो गया ये बोलना, है ना। तो ये क्या है, ये आपकी वॉइस को समझता है। नेटफ्लिक्स यूट्यूब रिकमेंडेशन, जैसे ही आप कोई यूट्यूब खोलते हो, नेटफ्लिक्स खोलते हो तो आपको अपने आप आपके इंटरेस्ट की रिकमेंडेशन आने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल समबडी हु इज वेरी गुड इन क्रिकेट और वो क्रिकेट के बारे में सर्च करता है तो उसको उसी की रिकमेंडेशन आती है। तो ये सब क्या है, ये सब एआई मॉडल्स है। गूगल मैप क्या है, आगे एक फ्लाईओवर आ रहा है, आगे बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा है, उसे कैसे पता चल रहा है, बिकॉज ऑफ द डेटा, क्योंकि वहीं के यूजर उन्हें बता रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर जगह पे इस समय क्या है, एआई लगी है। फोन क्या करता है, आपका फेस अनलॉक है, यहाँ भी एआई है। चैट बॉट्स हैं जिनसे आप चैटिंग करते हो, ऑटोमेटिकली 24/7 वो है, सपोर्ट सिस्टम है, कस्टमर केयर है। ये क्यों है, बिकॉज ऑफ द एआई टेक्नोलॉजी। समझ में आया।
चलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ एआई, व्हाट इज नॉट एआई। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ एआई। फीचर्स, खासियत क्या है एआई टेक्नोलॉजी की? तो एक ऐसी मशीन जो कि सीख रही है, लर्न कर रही है। ठीक है, एग्जांपल्स और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ, पुराने डेटास के साथ, पुराने एक्सपीरियंसेस के साथ वो अपने आप को लर्न कर रही है, राइट। रीजन, एआई कैन रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजंस, अपने डिसीजंस ले रही है, इंफॉर्मेशन को समझ रही है, प्रिडिक्ट कर रही है फ्यूचर। अच्छा, पहले ऐसा होता आ रहा है तो हो सकता है आगे ऐसा हो, तो ये प्रिडिक्ट। ऐसा है कि एआई कैन मेक मिस्टेक्स, यस। तुमने अगर कभी ChatGPT, जेमिनाई वगैरह यूज भी करा हो तो उसमें नीचे लिखा होता है एआई कैन मेक मिस्टेक्स, तो एआई गलतियां करता है, एंड विच इज वेरी ऑब्वियस। ठीक है, जब इंसान गलती करता है तो इट्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग ना, वो भी गलतियां करता है, क्योंकि उसको ट्रेन कौन कर रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं। डेटा पे ही तो है वो सब कुछ, और डेटा हमेशा करेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज पैटर्न की बात कर रहे हैं, क्योंकि एआई आइडेंटिफाइज इमेजेस। एआई क्या करता है? इमेजेस जो हम भेजते हैं या फिर स्पीच हो गई, हैंड राइटिंग हो गई, हर चीज को वो क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। ऑटोमेट टास्क, और टास्क को बहुत जल्दी करता है। व्हाट इज नॉट एआई? एआई क्या नहीं है? नॉट एवरी मशीन इज एआई। ये मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी कि हर मशीन एआई नहीं होती है। ठीक है, अब मुझे बोल दो प्रेरणा मैम तो एआई है, तो भाई हमारी जो ह्यूमन मशीन है वो एआई थोड़ी है। ह्यूमन मशीन की बात नहीं कर रही है। अब जैसे पंखा है, क्या ये एआई है? नहीं है। वॉशिंग मशीन है, क्या ये एआई है? नहीं, बट ये मशीन है, क्योंकि ये मशीन है जो कि एक सिंगल पर्टिकुलर टास्क कर रही है। एआई कैलकुलेटर क्या है? नहीं है। इलेक्ट्रिक फैन है? नहीं है। माइक्रोवेव है? नहीं है। टाइमर है? नहीं। तो ये सारे जो हैं जहाँ पे वो एक ही, क्योंकि वो ना तो लर्न कर रहे, मेरी वॉशिंग मशीन मुझसे सीख तो नहीं रही ना, उसको जो आता है उसको बस याद है, हमने बटन दबाया और वो घूमा और उसने काम खत्म कर दिया। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या, उसने कपड़े वॉश करे और उसका टास्क खत्म। तो ऐसी मशीन जो सोच नहीं रही, थिंक नहीं कर रही, सीख नहीं रही, तो दे आर जस्ट मशीन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां पे लर्निंग हो रही है, वहां मशीन सीख रही है, एनालाइज कर रही है। समझ में आ गया? तो अब हम बात करते हैं भाई इवोल्यूशन ऑफ एआई। एआई जो है ये अभी इसी साल से नहीं हुआ भाई, ये जो एआई की टेक्नोलॉजी है ये 1950s के टाइम से है। तो 1950s में इमिटेशन टेस्ट हुआ था सबसे पहले, जो कि एलन ट्यूरिंग ने किया था, जिसको हम इमिटेशन टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद 1956 में, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ये डेवलप हुआ है। 1956 में एक द डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, द डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पे इस मशीन और इस टेक्नोलॉजी को एआई का नाम दिया। इमिटेशन टेस्ट के टाइम में एआई नाम कुछ नहीं था। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, कुछ नहीं, बट ये जो नेम है ये जॉन मैकार्थी ने निकाला था। उसके बाद 1970s में एआई विंटर। एआई विंटर क्या होता है? जहां पे एआई का जो डेवलपमेंट है वो हो ही नहीं पाया ज्यादा। और अभी आप आगे जाके पढ़ोगे एआई विंटर क्या होता है और एआई स्प्रिंग क्या होता है। ठीक है, जो अभी चल रहा है वो बेसिकली एआई स्प्रिंग का ही पार्ट है, बट मैं तुम्हें पहले एआई विंटर बता देती हूँ। एआई विंटर क्या है? एब्रप्ट हॉल्ट ऑफ एआई, मतलब एआई को रोक दिया गया। और उसकी मतलब बहुत सारे रीजंस थे कि क्यों रोक दिया एआई को, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट वगैरह इतना अच्छा नहीं था, स्पीड इंटरनेट की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी, इस वजह से एआई वहां पे रुक गया था। उसके बाद द एंड ऑफ एआई विंटर। एआई विंटर 1970s 90s में, मतलब 20 साल के बाद। सोचो, 1970s में एआई को रोक दिया गया, उसके बाद 20 साल के बाद वापस क्या हुआ? एंड ऑफ एआई विंटर, मतलब एआई को रोकना बंद नहीं हुआ, वापस लोगों ने इंटरेस्ट चालू किया कि अच्छा एआई ये टेक्नोलॉजी है क्या, ये क्या काम कर सकती है। फिर 2010 में क्या हुआ? एआई स्प्रिंग, मतलब वापस लोगों ने एआई पे काम करना चालू कर दिया, टेक्नोलॉजी के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, एआई रेजोनेंस के ऊपर, इन सारी चीजों पे काम करने लगा। फिर 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में बिग डेटा एनालिटिक्स एंड मे हेल्प टू सपोर्ट हेल्थ पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, तो वहां पे इन्होंने बोला कि ये जो एआई का पार्ट होता है बिग डेटा, ठीक है, तो एआई को इन्होंने क्या किया कि कैसे हम हेल्थ में यूज कर सकते हैं या अलग अलग जगह पे एआई टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। तो समझे, ये देखो ऐसे ही होता है, जब भी किसी चीज की डेवलपमेंट होती है ना, तो एकदम डेवलप होकर लॉन्च नहीं हो जाता, काफी टाइम लगता है। जैसे यहाँ पे अभी क्या है, इमिटेशन टेस्ट था, तो किसी ने बोला अच्छा इस तरीके से टेक्नोलॉजी चल रही है। उसके बाद क्या हुआ कि एआई का नाम हुआ कि अच्छा इस तरीके से यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस में कि ये टेक्नोलॉजी को हम इस तरीके से क्वाइंड कर रहे हैं। उसके बाद विंटर, एआई विंटर आया, जिसमें हमने एआई को रोक दिया, एंड देन अगेन एआई वापस बूम पे आया बिकॉज ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी। सो दिस इज हाउ द एआई हैज डेवलप्ड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगेन, ये बेसिकली एक पिक्चर है जो तुम्हें एक शो कर रही है कि एलन ट्यूरिंग ने एक ट्यूरिंग टेस्ट किया था 1950s में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट उन्होंने किया था। ही प्रपोज द ट्यूरिंग टेस्ट टू चेक वेदर अ मशीन कैन थिंक लाइक अ ह्यूमन। तो उनका एक जो ट्यूरिंग टेस्ट था उस बारे में तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा व्हाट वाज द ट्यूरिंग टेस्ट, बट किसके ऊपर था? वो यही था, क्या मशीन ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सकती है, तो वो था ट्यूरिंग टेस्ट का मतलब। फिर 1956 में क्या हुआ था? डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पे बात करिए एआई टर्म, ये जो
इसको हम एआई बोलेंगे, ये टर्म इंट्रोड्यूस हुई। फिर 1960s से 70s तक क्या हुआ कि एआई पे रिसर्च चलती रही, एक्सपर्ट आते रहे। एआई विंटर्स का मतलब है जहाँ पे लैक ऑफ कंप्यूटिंग पावर। अब एआई को लोगों ने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वो नीचे मतलब गिर गया बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस। वहाँ पे इंटरनेट वगैरह की बहुत प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से एआई को सपोर्ट नहीं मिल पाया। 1990s में वापस एआई पे रिसर्च हुई विद बेटर कंप्यूटर्स एंड बेटर टेक्नोलॉजी, फिर वापस आ गया। अब तो तुम यूज कर ही रहे हो। चलो अब हम एआई और इस विंटर और एआई स्प्रिंग के बारे में बात कर लेते हैं। एआई विंटर क्या है? बेसिकली अ पीरियड व्हेन एआई रिसर्च स्लोड डाउन। जिस टाइम पे जो एआई टेक्नोलॉजी थी वो धीरे धीरे स्लो हो गई थी। जैसे कि मैंने तुम्हें ग्राफ में भी पीछे दिखाया ना, यहाँ पे एआई विंटर ये वाला जो पीरियड है, इस यहाँ पे क्या हुआ 1970 से कम होने लग गया यूज। बिकॉज ऑफ क्यों? ये मैंने आपको बताया किस वजह से। बिकॉज लैक ऑफ कंप्यूटिंग पावर, कंप्यूटर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, लिमिटेड डेटा। या डेटे पे तो ट्रेन है पूरा का पूरा, जो इन्फॉर्मेशन है उसी के ऊपर तो ट्रेन है एआई। एआई किससे सीख रहा है? ह्यूमन बीइंग से सीख रहा है, उनके डेटा से सीख रहा है। उतना डेटा ही नहीं था कि तुम मॉडल को ट्रेन कर सको, ठीक है। तो ना ही उनके पास इन्फॉर्मेशन थी, वीक टेक्नोलॉजी इतनी वीक थी, इंटरनेट बहुत बेकार था, स्पीड इतनी बेकार थी। तो यहाँ जो एक मैंने फोटो लगाई है ना, ये बड़ी अच्छी लगाई है डॉग वाली। तो बेसिकली यहाँ पे जो डॉग शो कर रहा है, इट्स अ वीक टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, और हाई एक्सपेक्टेशन। तब लोग सोचते थे कि पता नहीं एआई क्या ही कर देगा। एआई स्प्रिंग कब हुआ? अभी ये जो 1950s के बाद से 2010 से मैं ये बोलूंगी एआई का स्प्रिंग सीजन आ गया। वाई? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, फास्टर कंप्यूटर्स, बेटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ग्रोथ, इंटरनेट बहुत बढ़िया स्पीड का मिलने लग गया, बिग डेटा मतलब बहुत सारा डेटा इंफॉर्मेशन मिल गया। एआई को तो चाहिए ही ज्यादा से ज्यादा डेटा खाए। और बेटर एल्गोरिथम मतलब बेटर क्या हो गई, एल्गो हो गई। समझ में आया एआई विंटर और एआई स्प्रिंग में क्या डिफरेंस है? आ गया बच्चों समझ में? आगे बढ़ते हैं आप टाइप्स ऑफ एआई के बारे में। भाई कितने टाइप के एआई हैं, क्या क्या एआई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ एआई यहाँ पे ब्रॉडली क्लासिफाई करा हुआ है, नैरो एआई, ब्रॉड एआई एंड जनरल एआई। नैरो एआई क्या होता है भाई? 2010 से 2015 के बीच में नैरो एआई थी, ठीक है। अभी हम किस स्टेज पे हैं? ब्रॉड एआई में है, जहां पे एआई फॉर एंटरप्राइज एआई अभी मिडल स्टेज में है, विच इज ब्रॉड एआई, ठीक है। अब तुम अपने घर वालों को जाके बोलोगे ना, वी आर यूजिंग ब्रॉड एआई, वी आर अ पार्ट ऑफ ब्रॉड एआई। और अभी 2050 के बाद क्या हो जाएगा? जनरल एआई हो जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पे एक फोटो बनी हुई है ना, ड्राइंग, इसी से समझ जाओ, इसी से समझने की कोशिश करो। नैरो एआई मशीन, सिंपल मशीन, धीरे धीरे इंटरनेट से एडवांस हुआ ब्रॉड एआई। फिर क्या हुआ? जनरल एआई। देख रहे हो ह्यूमन माइंड जितना स्ट्रांग होता चला गया। मीनिंग को समझते हैं, प्यार से समझो इसको। नैरो एआई क्या है? वीक एआई। 2010 से 2015 में जब वापस एआई में लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया तो बहुत ही वीक था ये, ठीक है बच्चों। क्या करता था? एआई डिजाइन फॉर अ वन स्पेसिफिक टास्क। एक ही टास्क कर पाता था, इतने टास्क नहीं कर पाता था एआई, एक ही टास्क करता था। एग्जाम्पल जैसे सिरी हो गया, ठीक है। जैसे हमारे घरों में सिरी होती है, चैट बॉट होते हैं, फेस रिकॉग्निशन, तो ये एक ही काम तो करता है, ठीक है। ये बहुत सारे मल्टीपल काम तो नहीं करता। फीचर्स की बात करें, सिंगल टास्क। आज के टाइम में जो एआई है इतना डेवलप हो रहा है, हर साल हर मूवमेंट इतना डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा, ठीक है। वो अपने आप को ग्रो कर रहा है। उस टाइम पे ना उनके पास डेटा थे तो वो एक ही काम कर पाते थे, बट आजकल एआई क्या है? मल्टीपल टास्क कर पा रहे हैं। ब्रॉड एआई का मतलब क्या है? मल्टीपल रिलेटेड टास्क। नाउ एआई कैन डू मल्टीपल टास्क। एआई तुम्हारा पीडीएफ बना देता है, वॉइस बना देता है, म्यूजिक बना देता है, सब कुछ बना देता है। फीचर्स क्या है? मोर फ्लेक्सिबल देन नैरो एआई। नैरो एआई से बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और आप ज्यादा काम करवा सकते हो। जनरल एआई क्या है? जो अभी आया नहीं है, बट 2050 के बाद तुम्हें देखने को मिलेगा। और मुझे नहीं लगता 2050, जब तक इलॉन मस्क है, ओपन एआई है, आपस में जो एआई के जो वो है ना कंपनीज आपस में compete कर रही हैं। समझ रहे हो कितना बड़ा मतलब गेम है ये, कि जो हमने एआई को ट्रेन कर रहे हैं, हम लोग फ्री के एआई टूल्स यूज करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं, एंड देन दे आर यूजिंग दोज इन्फॉर्मेशन डेटा टू ट्रेन इट मोर स्ट्रॉन्गर एंड कंपीटिंग अमंग देम। तो ये कॉम्पिटिशन में ही ना ये हम लोग बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। मतलब ये आपकी बुक के हिसाब से 2050 है, बट मुझे लगता है अराउंड 235। समझ रहे हो? तो हमें देखने को मिलेगा कि स्ट्रॉन्ग एआई, जनरल एआई आ जाएगा, जहां पे इंटेलेक्चुअल टास्क कर पाएगा लाइक ह्यूमन बीइंग की तरह। जैसे पहले इमोशनल फीचर नहीं था, बट अब वो इमोशनली भी ट्रेन हो रहा है। जैसे बोलो ना कि यार आज मेरे को मम्मी ने ऐसे करा, ऐसे किया, तो वो बोलेगा आपको सामने से कि अच्छा मम्मी ने ऐसे करा तो ठीक है, रो मत, परेशान मत हो। तो इमोशनल फीचर डाला लाइक ह्यूमन बीइंग। इसी तरीके से जनरल एआई क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा। तो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस, सेल्फ लर्निंग, अपने आप को क्या है? लर्न कर रहा है, अपने आप को तो ऑलरेडी लर्न कर रहा है और ज्यादा फास्ट करेगा, एडवांस रीजनिंग हो जाएगा। तो इट इज करंट स्टेटस क्या है? स्टिल अंडर डेवलपमेंट। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अभी क्या है, ये अंडर डेवलपमेंट है, बट बहुत जल्द तुम्हारी बुक से ये हटके एक अलग ही चैप्टर बन जाएगा, जनरल एआई।
चलो कंपैरिजन कर लेते हैं एक बार, छोटा सा कंपैरिजन है। नैरो एआई क्या है, सिंगल टास्क करता है, एक ही काम करता है, लिमिटेड काम करता है उन बच्चों के लिए, क्योंकि जिनको क्वेश्चन बेस्ड चाहिए होते हैं ना कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, ये वही है। नैरो एआई, ब्रॉड एआई, जनरल एआई में डिफरेंस आ जाए तो पता होना चाहिए। सिंगल काम करने वाला नैरो एआई जो लिमिटेड है, ब्रॉड एआई मल्टीपल टास्क करता है, जनरल एआई जो होगा, जो अभी आया नहीं है बट ह्यूमन लाइक लेवल, ह्यूमन लेवल के टास्क करेगा। इंटेलिजेंस क्या है, लिमिटेड है नैरो एआई के पास, अब ब्रॉड एआई के पास मॉडरेट है, और जब उस लेवल का जनरल एआई बनेगा तो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस होगी। क्या क्या एग्जिस्ट करता है अभी, नैरो एआई यस एग्जिस्ट करता है, ब्रॉड एआई पार्शियली, अभी भी उतना नहीं आया, और जनरल एआई तो बिल्कुल अभी एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेन ऑफ एआई, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ एआई की बात करें बच्चों तो तुम इसके बारे में बता देना, नैरो, ब्रॉड, जनरल, बट डोमेन ऑफ एआई पे ही तुम्हारा गेम है पूरा का पूरा। अगर आगे जाके तुम लोगों को डेटा एनालिटिक्स बनना है, डेटा साइंस बनना है, तो पूरा जो तुम्हारा गेम है वो तुम्हारा डोमेन ऑफ एआई को समझने में ही है, कि तुम क्या फील्ड हो और तुम किस चीज़ में, कौन सी एआई की ब्रांच में स्पेशलाइज्ड हो। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग की 5 ब्रांचेस होती है ना, जैसे सिविल हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है, तुम्हारी कंप्यूटर हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, केमिकल हो गई, इसी तरीके से क्या है, डोमेन है एआई का, एआई की ब्रांच है। वन इज योर डेटा साइंस, सेकेंड इज योर कंप्यूटर विजन, एंड थर्ड इज योर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसको हम एनएलपी बोलते हैं। क्लियर हुआ, डोमेन ऑफ एआई क्या है, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। डेटा साइंस क्या होता है, अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर में। तो डेटा साइंस क्या है, टेक्सुअल है, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट के ऊपर बेस होता है, ऑडियो के ऊपर होता है, वीडियो के ऊपर होता है। कंप्यूटर विजन आपका कैमरास, फोटोग्राफ, पिक्चर के ऊपर गेम खेलता है, और एनएलपी आपका एनएलसी और एनएलयू पे होता है, विच इज मोर ऑफ अबाउट लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो आपका स्पोकन पार्ट, स्पीकिंग पार्ट, वो सारा उसमें आता है, समझ में आया। डेटा साइंस जो है वो आपका टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो पे काम करता है, और कंप्यूटर विजन आपका फेस रिकॉग्निशन, स्मार्ट इंटरेक्शन, वो आपका कंप्यूटर विजन होता है। एनएलपी स्पेसिफिकली आपका जो वोकल पार्ट है उस पर काम करता है। डेटा साइंस ये तो मैंने शॉर्ट में समझाया है, ठीक है। अब डेटा साइंस क्या है, एआई की ऐसी डोमेन है, डोमेन समझ रहे हो, बहुत बड़ी ब्रांच है, ये समझ लो, एक बहुत बड़ा पार्ट है विच इज डेटा साइंस। डेटा साइंस क्या है, इन्वॉल्व करता है कलेक्टिंग, एनालिसिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। डेटा साइंस, डेटा को समझने वाला साइंस, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, उसको समझो, कलेक्ट करो, इंटरप्रेट करो। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस मेक स्मार्ट डिसीजंस। और जब इतने सारे डेटा को जब तुम एनालिसिस करते हो, कलेक्ट करते हो, तो वो क्या है, एक स्मार्ट डिसीजन लोगे फिर। ठीक है, डेटा क्या होता है, अब 3 तरीके के होते हैं। मान लो मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ और मेरे पास अगर डेटा आ रहा है तो वो 3 तरीके से आ सकता है। या तो वो होगा स्ट्रक्चर्ड डेटा, of course if I am a part of AI engineer and I am working in data science industry, तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आएगी वो 3 तरीके से आ सकती है। पहली स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर टेबल बनी हुई, अच्छा मेरे ऑफिस में 4 लोग हैं, उनकी सैलरी इतनी है, वो इतना कमाते हैं, मतलब प्रॉपर डेटा इंफॉर्मेशन आएगा स्ट्रक्चर्ड, क्लियर। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब 4 आदमी हैं, किसी की भी एक की सैलरी, किसी की 40,000 होगी, किसी की 50,000 होगी, पता नहीं, फॉर एग्जाम्पल, वो एक अनस्ट्रक्चर्ड है। सेमी स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या हो गया कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड है, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है। यही होता है ना, जब भी हम फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी वगैरह को भी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो या तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वाइज कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए और मुझे ये चाहिए। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है कि बिल्कुल ही स्ट्रक्चर नहीं होता, कुछ भी लिख देते हो, आई वॉन्ट एनीथिंग यू लाइक, तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड है। सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी और थोड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है। तो मैं समझाने के लिए बताया मैंने। मैं अब यहाँ पे तुम्हें बता देती हूँ, डेटा ऑर्गेनाइजेस इन रोज एंड कॉलम। जब तुम टेबल फॉर्म में प्रॉपर डेटा दो, ठीक है, जैसे डेटा साइंटिस्ट को अगर प्रॉपर एक डेटा मिल रहा है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, तो वहाँ पे टेबल्स, एक्सेल शीट की फॉर्म में मिलेगा। अनस्ट्रक्चर्ड का फॉर्म क्या है, जहाँ पे तुमने डेटा को इमेज की फॉर्म में दे दिया, वीडियो की फॉर्म में दे दिया, जिसको समझने में उसको टाइम लग रहा है, इमेज या वीडियो की या ऑडियो की फॉर्म में दे दिया, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है, जहाँ पे पार्शियली ऑर्गेनाइज डेटा है, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, थोड़ा सा नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत ही उसमें क्या है, पार्शियली ऑर्गेनाइज है, जैसे ईमेल्स की फॉर्म में दे दिया या फिर जैक्सन फाइल्स दे दी, ठीक है। अब जैसन फाइल्स दे दी। अब मैं बात कर रही हूँ आपकी अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड की फोटो भी लगाई है तुम लोगों को समझाने के लिए। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है, द यूनिवर्सिटी हैव 5600 स्टूडेंट्स, जॉन आईडी नंबर 1, ही इज, मतलब टूटा फूटा कुछ भी इंफॉर्मेशन दे दी। सेमी स्ट्रक्चर्ड, जॉन एज 18, डिग्री बैचलर ऑफ साइंस, आईडी नंबर डेविड, कुछ चीजें स्ट्रक्चर दे दी। सेमी स्ट्रक्चर्ड में यही तो होता है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड है,
और प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, जिसके अंदर आपका प्रॉपर टेबल बनी है, एक्सेल शीट बनी है, नाम है, एज है, डिग्री है, समझ में आया। तो डेटा साइंस जो ब्रांच है AI की, वो डेटा पे काम करती है, और डेटा कोई भी मिल सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड। वाई डेटा इज इंपॉर्टेंट। अब डेटा क्यों जरूरी है, अब तुम बोलोगे मैम नाम में ही डेटा है तो डेटा तो चाहिए ही चाहिए, मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे बच्चे। तो भाई वाई डेटा इज इंपॉर्टेंट, डेटा इज कॉल्ड द न्यू ऑयल बिकॉज AI सिस्टम लर्न फ्रॉम डेटा। जो तेल है AI मशीन का, वो तेल ही डेटा है। अगर डेटा ही नहीं है तो AI भी नहीं है। AI काम ही डेटा पे करता है। पहले लोग नहीं कहते थे AI कम चलाओ, अपनी इन्फॉर्मेशन मत दो, AI मत चलाओ। क्यों? क्योंकि तुम उसका डेटा को ट्रेन करते जा रहे हो, एंड वन डे इट विल बिकम फॉर श्योर स्ट्रॉन्गर देन यू एंड बेटर देन यू फॉर श्योर। बेटर डेटा गिव्स बेटर प्रिडिक्शंस। जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दोगे, जितना ज्यादा डेटा दोगे, तो वो बेटर प्रिडिक्ट कर पाएगा, राइट। कंपनीज यूज डेटा फॉर डिसीजंस। तो डिसीजंस लेने के लिए भी क्या है, हम लोग जो पास्ट ईयर के पेपर्स या कुछ भी है, कोई भी बंदा कोई भी डिसीजन लेगा तो वो लास्ट ईयर की चीजों को रिकॉग्नाइज करके लेगा। तो डेटा ही इसका क्या है, तेल है। सेकंड ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं। देखा कितने प्यारे नोट्स हैं, छोटे से, इतनी बड़ी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। डोमेन समझ में आ गया, डेटा साइंस। सेकंड डोमेन क्या है बच्चों, NLP, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब NLP क्या होता है, NLP हेल्प्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट इन ह्यूमन लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, सिरी वॉल्यूम कम करो, और वॉल्यूम कम नहीं हो सकती प्रेरणा, समझे। मीन्स NLP क्या काम कर रही है, ऐसा कंप्यूटर का सिस्टम है, हमारी लैंग्वेज को समझ रहा है और हमारी ही लैंग्वेज में हमसे बात कर रहा है। समझ में आया, ठीक है। सिरी टर्न ऑफ द लाइट, लाइट तो पहले से ही ऑफ है। या फिर ओके, हाउ डिड शी अंडरस्टैंड, हाउ डज द मशीन अंडरस्टैंड, हमारी लैंग्वेज को समझ पा रहा है, प्लस हमारी लैंग्वेज में रिप्लाई बैक भी कर रहा है। तो ये क्या, NLP हेल्प्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट इन ह्यूमन लैंग्वेज। कम्युनिकेशन कर रहा है बहुत अच्छी, और कम्युनिकेट क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड भी तो कर ही रहा है, समझ के बातचीत कर रहा है ह्यूमन लैंग्वेज में। इट वर्क्स विद टेक्स्ट के साथ काम करेगा, स्पीच के साथ काम करेगा, एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं कोई टेक्स्ट लिख दूं तो भी वो समझ जाएगा ना। हम टेक्स्ट देते हैं तो टेक्स्ट के ऊपर काम होता है। स्पीच, अगर मैं कोई अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ या फिर मैं कुछ बोल दूँ, वो ऑडियो पे भी काम करेगा, और वो लैंग्वेज को, मतलब NLP जो है वो क्या क्या काम करती है, ये वाला जो इनका डोमेन है। जैसे डेटा साइंस क्या था, डेटा के ऊपर काम करता है। NLP जो AI का पार्ट है वो काम करता है टेक्स्ट के ऊपर, स्पीच के ऊपर, जहाँ भी बोलने की बात होती है वहाँ पे NLP लगती है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, जैसे लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है या चैट बॉक्स बनाना है, वहाँ पे। एप्लीकेशन ऑफ NLP, कहाँ कहाँ हमें NLP का यूज देखने को मिलता है। 2 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारी टीचर चलते फिरते पूछ लेती हैं कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ NLP। NLP क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। गूगल को ट्रांसलेट करने में, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में NLP यूज होता है। चैटबॉट, चैटबॉट मतलब कस्टमर केयर। आजकल कस्टमर केयर पे असली के इंसान ना बात करके ना AI वाले बात कर रहे होते हैं, हेलो मैम आप ये कर दो, तो क्या है, चैटबॉट ही तो है। वॉइस असिस्टेंट, जितनी बार तुम्हें वॉइस का मैसेजेस आते हैं, चैटबॉट्स होते हैं, ये सब क्या है, सिरी, एलेक्सा, कस्टमर सपोर्ट, ये सब चीज़ों पे क्या है, NLP लगी हुई होती है, ठीक है। जहाँ भी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, चाहे रिटन लैंग्वेज हो, चाहे स्पीच की बात हो, बोलने की बात हो, हर जगह पे क्या होता है, NLP लगी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, NLP के 2 पार्ट हैं बड़ी, जैसे तुमने पढ़ा ना AI के 3 पार्ट थे, डेटा साइंस, NLP एंड योर बिग डेटा, वो कंप्यूटर विजन, राइट, सॉरी कंप्यूटर विजन। तो इसी तरीके से जो NLP है, NLP के अंदर भी आपके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं, विच इज योर NLG एंड NLU। अब NLP तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। NLP क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको प्रोसेस करने का काम है, ठीक है, जो कि डील करती है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज में काम करती है। NLU क्या काम करती है, NLU होता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। NLP का ही तो पार्ट है, पहले नेचुरल लैंग्वेज को मैं समझूंगी, अंडरस्टैंड करूंगी, राइट, और फिर NLG क्या है, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, उसके बाद मैं उस लैंग्वेज को जनरेट करूंगी, तभी तो रिप्लाई बैक आ रहा है, समझे भाई। मैंने सिरी को कुछ बोला और सिरी ने पलट के जवाब मुझे दिया, कैसे, क्योंकि NLP है भाई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो पहले अंडरस्टैंड कर रही है NLU की मदद से, और अंदर उसका भाई बैठा है NLG, जो कि उस लैंग्वेज को रिप्लाई कर रहा है, जनरेट कर रहा है, समझे। हेल्प मशीन अंडरस्टैंड NLU, और फिर रिप्लाई बैक एंड जनरेट टेक्स्ट एंड स्पीच NLG काम कर रहा है, समझ में आ गया। लाइव जिंगल आला। अब हम बात कर लेते हैं भाई कंप्यूटर विजन की, लास्ट डोमेन ऑफ AI। मीनिंग कंप्यूटर विजन एनेबल्स मशीन टू अंडरस्टैंड इमेजेस एंड वीडियोस। अब तुम्हें समझ में आ गया, डेटा भी ले लिया AI ने, स्पीच हो गया, टेक्स्ट हो गया, चैटबॉट हो गए, सिरी हो गया, ये जहां भी लैंग्वेज हम टेक्स्ट की बात करें या बोलने की बात करें NLP लग रही है। तो कंप्यूटर विजन की क्या जरूरत है भाई,
क्योंकि अभी हमने सिर्फ लिखे हुए पार्ट की या स्पीच की ऑडियो की बात करी है। जहां पे इमेज तुमने डाल दी, जहां पे वीडियो तुमने डाल दी, उसको समझने के लिए एआई को क्या चाहिए? कंप्यूटर विजन। क्या चाहिए बच्चों? कंप्यूटर विजन। मीनिंग कंप्यूटर विजन एनेबल्स मशीन टू अंडरस्टैंड इमेजेस एंड वीडियोस। कंप्यूटर विजन क्या काम करेगा? इमेज और वीडियो को समझेगा। इंपॉर्टेंट टर्म की बात करते हैं। अब कोई फोटो तुमने दी, ये तो वैसे ये बता दूं हर डिजाइनर को भी पता होता है, फोटो में क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ इमेज इज अ पिक्सल। वो क्या करता है? हर एक पिक्सल को समझेगा ना। वो पूरी फोटो को एकदम एनालाइज नहीं करता, एनालिसिस नहीं करता, वो एक एक बॉक्स को करता है। और एक फोटो है, मान लो ये मेरी फोटो है, तो वो क्या छोटे छोटे, किसी भी फोटो को जब जूम करते हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, बोलते हो ना फटी हुई फोटो आई है यार, क्या इसका तो कलर निकल रहा है। कलर मतलब ब्लीड हो रहा है, एक तरीके से स्प्रेड आउट हो रहा है, बिकॉज वो फट रही है, क्योंकि वो पिक्सल में प्रॉपरली कलर उसका क्या है, उसका डीपीआई कहते हैं, लो रेजोल्यूशन है, राइट। तो ये क्या करता है? कंप्यूटर विजन भी आपका इमेज के ऊपर काम करता है, पिक्सल के ऊपर काम करता है। रेजोल्यूशन और पिक्सल क्या होता है? पिक्सल होता है वन ब्लॉक ऑफ एनी इमेज, रेजोल्यूशन इज नंबर ऑफ पिक्सल इन एन इमेज। हाई रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? कि एक इमेज में ज्यादा डिब्बे हैं। एक इमेज जिसमें कम डिब्बे होंगे तो उसमें तो कलर फिट नहीं होगा ना, प्रॉपर्ली इमेज ढंग से दिखेगी नहीं। तो द इमेज विच इज हैविंग मोर पिक्सल्स, ठीक है, ज्यादा ये पिक्सल्स होंगे तो उतनी बेटर क्वालिटी होगी, राइट। अब जैसे एग्जांपल दिया 920 इंटू 1080, जैसे तुम्हारी किसी भी फोटो के नीचे लिखा होता है 260 इंटू 260, मतलब उसमें 260 पिक्सल ही है, ठीक है। 920 इंटू 1080 मतलब यहाँ पे 920 लंबाई में और 1080 आपकी हाइट में, ये इसका हाई रेजोल्यूशन इमेज है। कंप्यूटर विजन को अब हमें क्या करना है? कंपैरिजन ऑफ टाइप्स ऑफ एआई। टाइप्स ऑफ एआई को हम एक बार कंपेयर कर देते हैं, जहां पे आपका कंप्यूटर विजन यूज होता है। कंप्यूटर विजन कहां पे यूज होता है बच्चों? फेस रिकॉग्निशन। जब भी किसी का फेस आपको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अपने फोन में दिखाती हूँ ऐसे करके फेस, और मेरा फोन ओपन हो जाता है, तो कैसे हो जाता है? बिकॉज मेरा फोन अनलॉक हो जाता है बिकॉज ऑफ द फेस रिकॉग्निशन। सेकेंड क्या है? मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिनिंग का मतलब क्या होता है? डिजीज डिटेक्शन। जहां पे आपको डिजीज को डिटेक्ट करना है तो वहां पे फोटो ही तो डालोगे। देखो ऐसी इंडस्ट्री जहां जहां पे आपको फोटो डालने की जरूरत है, वीडियो डालने की जरूरत है, वहां पे कंप्यूटर विजन लगता है, सीधी बात। जैसे फेस की बात करें कि मेरा फोन, फेस की वजह से फोन अनलॉक हो, तो फेस है, इमेज है। मेडिकल इमेजिनिंग का मतलब क्या होता है? जब हम मेडिकल इंडस्ट्री में आप इमेजेस डालते हो तभी तो वो उसको मेडिसिन वो करेगा ना, प्रिस्क्राइब करेगा। तो वहां पे आप फोटो डाल रहे हो तो डिजीज डिटेक्शन का यूज हो रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार, ऐसी कार जो खुद से चल रही है, तो खुद से कैसे चल रही है? अगर हम लोग नहीं है तो वहां पे रोड को डिटेक्ट कर रही है, अच्छा यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक चीज है। तो जैसे टेस्ला की एक सेल्फ ड्राइविंग कार थी, आई थिंक मैंने एक वीडियो में देखी थी, अब मुझे नहीं पता, हाँ देखी तो थी, यस। तो सेल्फ ड्राइविंग कार क्या काम करती है? रोड पे डिटेक्ट कर रही है कि अच्छा यहाँ पे बंदा खड़ा है, यहाँ पे बंदा खड़ा है, तो वो काम कर रही है। सिक्योरिटी सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा, जितने भी सीसीटीवी कैमरा है, ठीक है, कि कुछ गलत हुआ है तो वहां पे अलार्म बजे, तो वो एआई टूल क्या करेगा? उसको डिटेक्ट करेगा और फिर समझेगा अच्छा ये काम गलत हो रहा है, समझे। तो ऐसी जगह जहां पे वीडियोस फोटोज का डेटा एनालिसिस होता है, दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूटर विजन। लास्ट अब हम एक ये ब्रांच डोमेन ऑफ एआई में है, अब हम एक चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, विच इज कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। कॉग्निटिव कंप्यूटिंग क्या होता है? कॉग्निटिव कंप्यूटिंग इमिटेट्स द ह्यूमन ब्रेन। कॉग्निटिव कंप्यूटिंग मतलब जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है उसको इमिटेट करना, मतलब उसी का ही कॉपी बनाना, समझे। दैट इट्स कंबाइन लर्निंग, जो कि लर्न करेगा हमारे ह्यूमन ब्रेन। मैं अगर बोलूँ मेरे जैसा एक और दिमाग बनाऊं तो कैसे बनेगा वो? जब वो चीज़ों को लर्न करेगा, क्योंकि मेरे दिमाग के पास क्या है? डेटा है ना, मैंने भी तो उन्हीं से लर्न किया है। तो वो लर्न करेगा, रीजनिंग करेगा, क्वेश्चनिंग करेगा, पैटर्न फॉर्म करेगा, और तब जाके डिसीजन लेगा, ठीक है, और अपना परसेप्शन खुद का रख पाएगा। समझ में आया? तो कॉग्निटिव कंप्यूटिंग क्या होता है? विच इज लाइक इट्स कॉग्निटिव कंप्यूटिंग इमिटेट्स द ह्यूमन ब्रेन को कॉपी करना, जिसमें आप लर्निंग कर रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग को सबको कंबाइन कर रहे हो। फीचर्स ऑफ कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, क्या क्या फीचर्स होते हैं? लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। जो भी एआई टूल हो, चाहे वो फोटो हो, चाहे आप फोटो की फॉर्म में डाल रहे हो, कंप्यूटर विजन वगैरह तो एक बात की बात है, बट इसके अंदर पीछे बैक एंड में कौन है? कॉग्निटिव कंप्यूटिंग है। क्यों? क्योंकि वो लर्न कर रही है एक्सपीरियंस से। अच्छा पिछली बार बंदे ने ये फोटो दी थी, इसका मतलब यहाँ पे अगर इस टाइप की फोटो फॉर्म हो रही है या इस टाइप का सीन फॉर्म हो रहा है तो वो क्राइम है। कैसे? जैसे सीसीटीवी कैमरा में है, तो वो लर्न कैसे करेगा कि ये गलत हो रहा है? हम उसको इमेजेस देंगे, हम उसको ट्रेन करेंगे कि भाई अगर ऐसी फोटो बन रही हो तो समझ जाइए कि कुछ गलत हो रहा है। बट और अच्छा ट्रेन करने के लिए उसको क्या करेगा? वो अपने एक्सपीरियंस से लर्न करेगा, और पीछे उसको कौन एक्सपीरियंस से लर्न करवा रहा है? कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, ठीक है। अंडरस्टैंड लैंग्वेज, जो लैंग्वेज को समझेगा, डिसीजन मेकिंग लेगा और खुद ही डिसीजन लेगा कि हाँ ये अब क्राइम हो रहा है तो आई नीड टू बीप। जैसे आजकल की टेक्नोलॉजी आ रही है, मिमिक ह्यूमन थिंकिंग। तो ह्यूमन थिंकिंग को ही आप बेसिकली क्या कर रहे हो? कॉपी कर रहे हो, ठीक है।
तो अब मैं बात कर रही हूँ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हो गया, डीप लर्निंग हो गया, सबको जो जोड़ के रखता है दैट इज आर कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। वो कॉग्निटिव कंप्यूटिंग का ही पार्ट है जहाँ पे लर्निंग हो रही है, रीजनिंग हो रही है, फिर डिसीजन लिया जा रहा है और अपना खुद का परसेप्शन रखा जा रहा है। दिस इज अ प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेन हो रहा है, उन्हें सिग्नल मिल रहा है। द प्लेटफॉर्म कॉग्निटिव कंप्यूटिंग यूजेस मशीन लर्निंग, रीजनिंग, एनएलपी एंड कंप्यूटर विजन टू कंप्यूट रिजल्ट। तो कहने का मतलब क्या है, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग ये इन सबको जोड़ता है। एनएलपी भी यूज हो रही है, डेटा साइंस जो है आपका मशीन लर्निंग है वो भी यूज हो रही है, कंप्यूटर विजन भी यूज हो रहा है और तब जाके रिजल्ट मिल रहा है। समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि जो कॉग्निटिव कंप्यूटिंग है वो आपके डेटा को ले भी रहा है, समझ भी रहा है। कॉग्निटिव कंप्यूटिंग का मतलब ही क्या है कि सारे चीज़ों को आप इंक्लूड कर रहे हो तब जाके रिजल्ट दे रहे हो। वहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे इसमें सिर्फ एनएलपी लगी है, वो सुन भी रहा है, कंप्यूटर विजन भी है, हर चीज़ लगी है और वो आपस में एनालिसिस करके देन यू आर गेटिंग द फाइनल रिजल्ट। तो कॉग्निटिव कंप्यूटिंग इम्प्रूव्स ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। तो वो हेल्प करता है कि सारे हमने जो फीचर्स डाले हैं वो आपस में मिलके एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग का रखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर इज IBM वॉटसन। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉग्निटिव कंप्यूटिंग के, तो ये तुम्हें नोट डाउन कर लो, तुम्हें नहीं बताऊंगे अभी। IBM वॉटसन हो गया, डीप माइंड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट कॉग्निटिव सर्विस हो गया, ये सब हो गए। AI टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कर लेते हैं। भाई AI टर्मिनोलॉजीज के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। AI की बेसिक टर्म्स के बारे में अगर नहीं पता होगा तो आगे प्रॉब्लम आएगी। AI की बेसिक टर्म्स होती हैं, कुछ एक टर्म है विच इज कॉल्ड एज मशीन लर्निंग। तुमने बहुत बार बीटेक वालों MTech वालों के मुंह से सुना होगा ML है, DL है। क्या होता है? ML इज मशीन लर्निंग एंड एक वर्ड होता है विच इज डीप लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या होती है? मशीन लर्न्स फ्रॉम डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। तो क्या होता है, जहाँ पे वो प्रोग्रामिंग नहीं कर रही है, एक मशीन है जो कि इंफॉर्मेशन से सीख रही है, अपने खुद के कोड से नहीं, बाय लर्निंग फ्रॉम द डेटा, दैट इज कॉल्ड एज मशीन लर्निंग। मशीन लर्न कर रही है तभी तो मशीन लर्निंग बोलता है। एग्जाम्पल रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे कि मैं बोलूँ मैं अपना यूट्यूब खोलती हूँ, वही एक व्लॉगर की रील आए जा रही है और किसी व्लॉगर की तो नहीं आ रही, उसी की आ रही है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि नहीं मुझे तो यही बंदा पसंद है इसलिए इसी की दे रहा है। समझे? मैंने एक बार सर्च कर लिया तो उसको लगा नहीं मैं इसी की रिकमेंड करूँ, तो वो होता है रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया। जैसे स्पैम डिटेक्शन, अच्छा इस कॉल में फ्रॉड हो सकता है तो इट इज अ स्पैम डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन। इन सारी जगह पे क्या होता है, मशीन लर्निंग काम करती है, जहाँ पे आपकी मशीन सीख रही है। यूट्यूब ने क्या लगा रखा है पीछे? मशीन लर्निंग है कि वो सीख रहा है और तभी आपको वो वीडियो रिकमेंड करता है। डीप लर्निंग क्या होता है? सबसेट ऑफ ML यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। ये क्या है? एक मशीन लर्निंग का सबसेट है जो कि एक पार्ट है विच इज कॉल्ड एज डीप लर्निंग यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। ये क्या सीखता है? ये न्यूरल नेटवर्क से सीखता है। फोटो लगी है, मशीन क्या है यहाँ पे खुद से लर्न कर रही है, और डीप लर्निंग में क्या है, वो उसके पास नेटवर्क्स हैं, इंफॉर्मेशन है और वो उससे सीख रही है। यूजेज लार्ज डेटा सेट्स, डीप लर्निंग क्या है, बड़े बड़े डेटा सेट्स को यूज करती है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न को सॉल्व करती है। रिलेशनशिप बिटवीन हमें ये, अच्छा डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्वेश्चन आ जाता है। बात कर लेते हैं। मशीन लर्निंग क्या है? छोटे डेटा पे काम करती है, अच्छा उसने सीखा एंड देन रिस्पॉन्ड। डीप लर्निंग क्या है? बड़े बड़े इंफॉर्मेशन, डीप का मतलब क्या है? डीप डाउन, तो लार्ज डेटा पे काम करती है। फास्टर ट्रेनिंग, मशीन लर्निंग क्या है? बहुत जल्दी मॉडल को ट्रेन कर देती है। डीप लर्निंग क्या है? धीरे धीरे ट्रेन करेगी, ठीक है, बट गेटिंग मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। मशीन लर्निंग क्या है? ह्यूमन फीचर्स एक्सट्रैक्शन, ह्यूमन फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना, ह्यूमन की साइकोलॉजी और उसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। डीप लर्निंग क्या है? ऑटोमेटिक फीचर लर्निंग। यहाँ पे क्या है? ये खुद से सीख रहा है, इट्स ऑटोमेटिकली, राइट। मशीन लर्निंग क्या है? सिंपलर है, इजीली हो जाती है। डीप लर्निंग क्या है? ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा यहाँ पे बड़ी अच्छी फोटो भी लगी है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का डिफरेंस क्योंकि आता ही है और तुम्हें पता होना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रही हूँ। वर्क्स ऑन स्मॉल डेटा सेट, एक्यूरेसी के लिए, सही रिजल्ट देने के लिए छोटे छोटे डेटा पे काम करती है। डीप लर्निंग क्या करती है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन पे काम करती है। मान लो अगर 1 करोड़ लोगों की जनता है, जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, तो उस इतने सारी इंफॉर्मेशन पे काम करने के लिए डीप लर्निंग लगती है। मशीन लर्निंग क्या है? डिपेंडेंट ऑन लो एंड मशीन, कोई भी एक छोटी मशीन होगी उस पर भी वो काम कर लेगी। डीप लर्निंग को क्या चाहिए? हाई एंडेड मशीन चाहिए, हाई डेवलपमेंट एंड हाई डिपेंडेंसी है। डिवाइड द टास्क इनटू सब टास्क, सॉल्व देम इंडिविजुअली एंड फाइनली कंबाइन द रिजल्ट। कहने का मतलब क्या है? अगर इसको एक काम दिया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मशीन लर्निंग को आपने एक काम दिया है तो वो उसको 2-3 पार्ट्स में, अलग अलग काम में उसको तोड़ेगी, सारे काम के रिजल्ट्स निकाल के उसे आपस में कंबाइन करके फिर फाइनल रिजल्ट देगी। डीप लर्निंग क्या है? सॉल्व प्रॉब्लम एंड टू एंड, पूरी प्रॉब्लम को पहले समझेगी, एनालिसिस करेगी और उसके बाद आंसर देगी। समझ में आया? मशीन लर्निंग क्या है? एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उनको इंडिविजुअली समझा, समझ के फिर रिजल्ट दिया। डीप लर्निंग क्या है? कि सॉल्व प्रॉब्लम एंड टू एंड, पूरी प्रॉब्लम को एंड टू एंड समझा और उसके बाद रिप्लाई किया।
मशीन लर्निंग टेक्स लेस टाइम, मशीन लर्निंग जब वो ऑफकोर्स जल्दी जल्दी एनालिसिस करके आंसर दे रही है तो ये कम टाइम लेगी, डीप लर्निंग ज़्यादा टाइम लेती है। टेस्टिंग टाइम में इंक्रीज, टेस्टिंग टाइम थोड़ा टाइम लगता है कि वो सही है या नहीं है, प्रॉपर ट्रेन करने में तो उसको टाइम लगेगा। डीप लर्निंग लेस टाइम टू टेस्ट द डेटा, डेटा को टेस्ट करने में लेस टाइम लगेगा। एग्जाम्पल, बहुत अच्छा इसने एग्जाम्पल भी दे रखा है। इमेजिन यू आर गिवन द जॉब टू सॉर्ट आइटम्स इन द मीट डिपार्टमेंट। ओहो, मैं मीट का केस दे दिया है मुझे। ठीक है, चलो तुम्हें एक ना मीट का मैं तुम्हें बताती हूँ कहानी है क्या। ये एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तुम्हारे पास एक शॉप है जिसमें अलग अलग टाइप के मीट है, बीफ है, चिकन है, पॉर्क है, ये अलग अलग टाइप के हैं। ग्रोसरी स्टोर पे यू रियलाइज दैट देयर आर डजन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वेरी लेस टाइम टू सॉर्ट देम मैनुअली। तो इतने सारे तुम्हारे पास प्रोडक्ट हैं, बीफ है, चिकन है, पॉर्क है, तो इनको तुम अलग अलग कैसे करोगे? अलग करना पड़ेगा ना। तो तुम क्या बोलोगे? तुम ये बोलोगे जिनके ऊपर बीफ लिखा है उसको बीफ वाले में डाल देता हूँ मैम, चिकन लिखा है इसको चिकन वाले में डाल देता हूँ, पॉर्क लिखा है इसको तो पॉर्क डाल देता हूँ। ठीक है, तुम में से जो नॉन वेजिटेरियन है उसके मुंह में पानी आ गया होगा, मैं नहीं हूँ भाई। ठीक है, तो करने का मतलब क्या है? वेरी लेस टाइम टू सॉर्ट देम मैनुअली। हाउ विल यू यूज द AI, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग टू हेल्प विथ योर वर्क। तो तुम अपने काम में कैसे यूज करोगे? ठीक है, तो तुम्हें ये बोला है कि तुम्हें इतना सारा चिकन पॉर्क वगैरह मिक्स कर दिया एक बाल्टी में, अब तुम्हें अलग अलग टोकरियों में करना है। तुम कैसे करोगे? AI का टूल को कैसे यूज करोगे? मशीन लर्निंग को यूज करोगे या डीप लर्निंग को यूज करोगे? टू सेपरेट द चिकन, बीफ एंड पॉर्क यू कुड क्रिएट अ प्रोग्राम्ड रूल इन द फॉर्मेट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। दिस अलाउज द मशीन टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज लेबल एंड। कहने का मतलब क्या है? सिंपल से, तुम्हें अभी इतना इंग्लिश समझने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक टोकरी में इतने सारे मीट मिक्स हैं और तुम्हें अलग करने हैं तो सिंपल सा तुम इफ एल्स फॉर्मूला लगाओ। क्या ये बीफ है? नहीं है, नहीं है तो फेंक दो, और अगर बीफ लिखा हुआ तो इसको बाल्टी में डाल दो। क्या ये पॉर्क है? पॉर्क है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर इसको रिमूव कर दो। सिंपल इफ एंड एल्स फॉर्मूला पे लगा दो, विच इज योर AI टेक्नोलॉजी वर्क्स अपॉन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। अब इस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, जिससे कि काम थोड़ा जल्दी हो सके, यू एक्सपोज इट टू मोर डेटा। तुमने क्या करा? अपनी मशीन को पहले तो तुमने सिखाया कि क्या ये है, ये नहीं है तो इसको हटाओ, ये मतलब सिंगल टास्क कर रही थी ना पहले, तो सिर्फ इफ और एल्स पे काम कर रही थी। बाद में तुमने अपने मशीन को क्या दिया? ज्यादा डेटा दे दिया। ले भाई, तेरे को मैंने और एक पूरा ट्रक भर के मीट दे दिया, अब कर एनालिसिस। अब वो क्या करेगा? टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन यू एक्सपोज इट विद मोर डेटा टू एंश्योर द इंफॉर्मेशन इज ट्रेन्ड ऑन न्यूमरस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो अपने आप को याद कैसे करेगा? अगर मोटा पीस है, रेड कलर का पीस है, ठीक है, बहुत मतलब अलग सी उसकी शेप है तो वो मीट है, नहीं तो अगर उसकी जो शेप है वो वाइट कलर की है और सर्कुलर शेप है तो वो क्या हो गया? आपका चिकन हो गया। फिर वो अपने आप को, जब इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो अलग अलग चीज़ों के ऊपर वो क्या करता है? अपने आप को करेक्टराइज करेगा। द मोर डेटा यू प्रोवाइड टू द एल्गोरिथम द बेटर द मॉडल गेट्स। पहले वो क्या था? सिर्फ इफ एल्स करके दे रहा था तो उससे बहुत टाइम लग रहा था, अलग अलग बाल्टी में डालेगा, पहले एक चेक करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब तुमने उसे इतने सारे डेटा पे ट्रेन कर दिया कि अगर ये येलो शेप का है, येलो कलर का है और सर्कुलर है तो बीफ है, तो वो एक साथ अलग करता चला जाएगा ना। ये अच्छा मिला, रेड वाला, ये पॉर्क है, ये ऐसा है, तो इट इज बिकमिंग द स्पीड अप। ठीक है, तो वहां पे तुमने इसको क्या दे दिया? मशीन लर्निंग दे दिया। अब तुमने AI भी सीख ली, मशीन लर्निंग भी होगी। अब डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग मॉडल्स एलिमिनेट द नीड ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे क्या है? वो फीचर्स को, पहले क्या हो रहा था? फीचर्स को समझ रहे थे, अच्छा ये सर्कुलर दिख रहा है, रेड दिख रहा है, ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। अब ये सब नहीं है, वो फीचर्स को नहीं समझेगा। डीप लर्निंग क्या करेगा? अपना एक नेटवर्क बना रहा है जहां पे वो ये सोच रहा है कि डीप लर्निंग मॉडल्स एलिमिनेट द नीड ऑफ फीचर्स एक्सट्रैक्शन, डिसाइड द एल्गोरिथम बेस्ड ऑन डीप लर्निंग टू सॉर्ट द मीट बाय रिमूविंग द नीड टू डिफाइन ईच प्रोडक्ट। ये कह रहे हैं कि एक हमने पैटर्न फॉर्म कर लिया है। अभी क्या था कि वो अलग अलग डेटा को, इन्फॉर्मेशन को लेके अपने आप को ट्रेन कर रहा था, साइज, शेप, कलर वगैरह को। अब वो ये सब नहीं कर रहा, उसने प्रॉपर एक अपना नेटवर्क बना लिया है, डीप एनालिसिस कर लिया है बहुत ज़्यादा हर इमेज की, कि जैसी इसको इमेज मिलेगी, क्या साइज है, क्या कलर है, उसका एक प्रॉपर उसने पैटर्न बना लिया है। हर बार वो एनालिसिस नहीं कर रहा। अब उसको एक भी कोई भी पीस मिलेगा तो वो इतना सोचेगा नहीं, बिना सोचे अब उसने पैटर्न बना लिया, अच्छा इसमें ये है, ये है, ये है, इसको इसमें डालो। समझे? तो फीचर एक्सट्रैक्शन इज बिल्ड इनटू द प्रोसेस विदाउट ह्यूमन इनपुट। जहां पे ह्यूमन इनपुट नहीं लिया है, फीचर्स को हटा दिया है। वंस यू हैव प्रोवाइडेड द डीप लर्निंग मॉडल विद डजन ऑफ मीट पिक्चर्स, द प्रोसेसेस द इमेज थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ न्यूरल नेटवर्क, द लेयर कैन लर्न एंड इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रॉ डेटा ऑन देयर ओन। यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे किसी यूजर की जरूरत नहीं है कि ये बीफ है या मीट है या वो है। अब उसने क्या है? फीचर्स एक्सट्रैक्शन हो चुका है। अब उसको डायरेक्टली पता चल चुका है इतने सारे इन्फॉर्मेशन के बाद कि अच्छा ये बीफ ही होगा, ये ही होगा, क्योंकि अब उसका क्या है? मॉडल प्रॉपर्ली ट्रेन हो चुका है, आपने उसको इतनी इंफॉर्मेशन दे दी है।
टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग की बात करते हैं। तो भाई मशीन लर्निंग की टाइप्स क्या है? 3 मशीन लर्निंग की टाइप होती है। पहला होता है सुपरवाइज्ड, दूसरा होता है अनसुपरवाइज्ड और तीसरा होता है रीएनफोर्समेंट। समझ में आया? 3 आपकी लर्निंग की होती है, एमएल की होती है, मशीन लर्निंग की 3 पार्ट है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीएनफोर्समेंट। अब सुपरवाइज्ड क्या होता है? जहाँ पे लेबल्ड है डेटा, जैसे मैं कहीं लेबलिंग कर दूं तो वो आपका सुपरवाइज्ड है। जहाँ अनसुपरवाइज्ड मतलब जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसके ऊपर कोई लेबल ही नहीं है, तो पता ही नहीं मशीन को क्या चीज़ है, राइट। लेबल्ड होगा तो सुपरवाइज्ड है, कि कोई ऐसी पार्ट है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कोई फीडबैक ही नहीं है, कोई लेबल ही नहीं है, वो अनसुपरवाइज्ड है। और रीएनफोर्समेंट मतलब क्या है? डिसीजन प्रोसेस, जहाँ पे वो डिसीजन लेता है और रिवॉर्ड सिस्टम के बेसिस पे कर रखा है। समझ में आया? मशीन लर्निंग के लास्ट टॉपिक है, जल्दी से कर लो। मशीन लर्निंग के क्या है हमारे, कितने पार्ट्स हैं? मशीन लर्निंग के 3 पार्ट हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीएनफोर्समेंट। ठीक है, सुपरवाइज्ड के बारे में बात करते हैं। भाई सुपरवाइज्ड के बारे में मतलब कहने का मतलब ये है, ये काऊ है, ये कैट है, ये डॉग है, तो उसने उसको लेबल कर दिया। मैं इतना सारी कहानी नहीं पढ़ रही, मैं इतना भी नहीं पढ़ रही, मैं तुम्हें हिंदी में समझा रही हूँ बहुत शुद्ध भाषा में, जो तुम्हें समझ में आ जाए। मशीन लर्निंग के 3 सेक्टर हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीएनफोर्समेंट। सुपरवाइज का मतलब है जिस पे ठप्पा लगाओ, ठप्पा लगाया ना, इसमें ये काऊ है, ये कैट है, ये डॉग है, तो फिर उस मशीन से पूछा क्या है ये, एक चीज उठा के उस मतलब एक फोटोग्राफ दी और ये पूछा क्या है ये, तो उसे पता चल गया ये किससे सिमिलर है, डॉग से सिमिलर है, तो ये सुपरवाइज लर्निंग है, क्योंकि उसने पहले से उसको इन्फॉर्मेशन पूरी दे रखी है, प्रॉपर लेबलिंग करी है, तो बहुत आसानी से उसने उसका आंसर दे दिया। अनसुपरवाइज्ड में क्या है? अब उसने ये नहीं बोला ये कुत्ता बिल्ली ये सब नहीं इसने डिफाइन करा, कैट डॉग वगैरह डिफाइन नहीं किया, क्या बोला? पॉइंटेड ईयर्स हैं, लंबे लंबे कान है, बैट आईज शेप्ड है, बैट जैसी इसकी आईज है, तो अब क्या है उसके फीचर्स के बारे में बताया। तो यहाँ पे क्या है? अनसुपरवाइज लर्निंग, क्योंकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी तरफ इसको इन्फॉर्मेशन क्या देती कि व्हाइट है, ब्राउन है, ब्लैक है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर द मॉडल लर्न फ्रॉम अनलेबल्ड डेटा। अब वो खुद से सीख रहा है कि अगर व्हाइट वालों को मैं एक तरफ कर लूँ, ब्लैक वालों को एक तरफ कर लूँ, ब्राउन वाले को अलग से कर लूँ, तो अब ये अपने आप को खुद से बोल रहा है कि अब आप इसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करके इनको अलग अलग बास्केट में डालो। ठीक है, तो क्या कह रहा है? इन unsupervised learning, the algorithm tries to find hidden pattern or structure the input data without explicit guidance। बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, बहुत ही बढ़िया नोट्स है। कहने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जिस तरीके से उसके फीचर्स दिए हैं, पॉइंटेड आईज, बैट शेप्ड ईयर्स वगैरह, तो यहाँ पे मशीन खुद ही अपनी कैटेगरी में डाल रही है कि यार ये डॉग में जाएगा, ये व्हाइट डॉग में जाएगा, ये ब्लैक में जाएगा, ब्राउन, तो अपने खुद की कैटेगरीज निकालती जा रही है। ठीक है, विदाउट एनी हेल्प। एग्जाम्पल ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग: क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, बेसिकली पीसीए। तुम थोड़े बहुत नाम याद कर लो, अगर आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज, तो तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन, जो सपोर्ट वेक्टर मशीन वगैरह होती हैं, डिसीजन ट्रीज जहाँ पे डायरेक्ट डिसीजन लिए जाते हैं, वहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग। जहाँ पे कंप्यूटर को खुद बहुत इंफॉर्मेशन पे काम करना पड़ता है, जैसे पीसीए वगैरह हो गई, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, वहाँ पे हम बोलते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं भाई, रीएनफोर्समेंट लर्निंग। रीएनफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है? जहाँ पे अभी उसने वहां पे क्या हुआ, 1-2 पैटर्न बनाए, सिंपल। रीएनफोर्समेंट का मतलब क्या है? इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर एन एजेंट लर्न डिसीजन बाय इंटरेक्टिंग विद एन एनवायरनमेंट टू मैक्सिमाइज योर कम्युलेटिव रिवॉर्ड्स। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे एजेंट जो है वो आपका ट्रेन होता है, अंदर की जो मशीन है वो इस तरीके से ट्रेन होती है। जैसे इसने पूछा, अ रोबोट नीड्स टू नेविगेट अ किचन फ्लोर टू गेट अ बॉटल ऑफ ऑरेंज। एक रोबोट को ऑरेंज बॉटल चाहिए, तो कैसे करेगा? वो एक इन्वायरमेंट में घूम रहा है, और जैसे ही अगर उसको ऑरेंज बॉटल मिल गई तो उसे मिलेगा रिवॉर्ड, और अगर उसे ऑरेंज बॉटल नहीं मिली तो क्या करेगा? ट्रायल एंड एरर। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे आपने एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है रीएनफोर्समेंट लर्निंग में, कि आप मशीन को क्या बोल रहे हो, अगर आपने सही आंसर दिया तो रिवॉर्ड और गलत दिया तो आपको ट्रायल एंड एरर। तो यहाँ पे मशीन क्या कर रही है? इन्वायरमेंट में घूम रही है, यहाँ पे देखो घूम रही है, हर डायरेक्शन में वो घूमेगी, उसको सर्च करेगी, एक्शन ले रही है, खुद ही एक्शन ले रही है इन्वायरमेंट में। यहाँ पे वो बॉटल के पास पहुंच गई, जैसे ही उसने बॉटल के बॉक्स में चली गई तो उसको क्या मिला? रिवॉर्ड। और जैसे ही वो बॉटल के दूर रही, उसको नहीं मिली बॉटल, तो ट्रायल एंड एरर। जब तक उसको सही आंसर नहीं मिलेगा वो घूमती रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज रीएनफोर्समेंट लर्निंग। जैसे तुम्हारे क्या होता है, बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, रीएनफोर्समेंट लर्निंग इज कॉमनली यूज्ड इन सिनेरियोज वेयर द एजेंट मस्ट टेक द सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस ओवर द टाइम। ओवर द टाइम वो बहुत सारे डिसीजन ले रहा है, जैसे प्लेइंग गेम्स। कंप्यूटर के साथ जब आप गेम्स खेलते हो तो वो हर टाइम अपने डिसीजंस ले रहा है, हर टाइम तो अपने डिसीजन चेंज कर रहा है। कंट्रोलिंग रोबोट, रोबोट को कंट्रोल कर रहा है। और एंड फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज, जो ऐसे लोग हैं जो ऑटोमेटिकली ट्रेड वगैरह ले रहे हैं अपने, उन्होंने एआई ड्रिवन ट्रेड ले रहे हैं, तो वहाँ अपने सिस्टम को क्या कर रहे हैं? वो रिवॉर्ड एंड पेनल्टी सिस्टम पे होता है। ठीक है, समझ में आया? सुपरवाइज मतलब प्रॉपर लेबलिंग दी है, अनसुपरवाइज क्या है? वो अपने आप को खुद से पैटर्न क्रिएट कर रहा है। रीएनफोर्समेंट क्या है? रिवॉर्ड एंड पेनल्टी वाला।
लास्ट बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ एआई की। तो यार पूरा चैप्टर तुम पढ़ ही चुके हो, अब तुम्हें क्या लगता है क्या बेनिफिट है एआई के? बेनिफिट ऑफ एआई के बहुत सारे हैं, क्योंकि जो तुम कहते हैं ना गधा मजदूरी वाला काम है वो अब एआई से नहीं करना पड़ रहा। एआई से क्या है, काम बहुत जल्दी हो रहा है, क्विकली हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है, बहुत सही हो रहा है। डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम हो रहा है, राइट। तो इतने जब डेटा पे काम हो रहा है तो बेटर डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, मैनुअल वर्क बहुत कम हो गया। जो भी आपका टेक्नोलॉजी के ऊपर जो मैनुअल वर्क था वो खत्म हो चुका है। हेल्थ केयर वाले सेक्टर में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है बिकॉज ऑफ एआई, और नए नए इनोवेशंस तो हो ही रहे हैं। तो यहाँ पे फोटो भी लगी है कि एनहांस्ड एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो गई है, डेटा बहुत अच्छा रिकॉग्नाइज कर रहा है और बेटर डिसीजन ले रहा है। लिमिटेशन ऑफ एआई की बात कर लेते हैं हम। लिमिटेशन क्या है, मतलब एआई क्यों नहीं होनी चाहिए? पहला रीजन तो ये है जॉब डिस्प्लेसमेंट, जॉब खा रहा है। अब आप ऐसे फ्रेशर्स जो आईटी कंपनी से निकल रहे हैं उन्हें तो यही लग रहा है ना कि भाई अब हम उस लेवल के तो है नहीं कि जो हम इतनी प्रोग्रामिंग और हम एआई मॉडल्स वगैरह सीधा बना दें, तो उनके लिए वहाँ पे जॉब लिमिटेशन है। सेकेंडली एथिकल कंसर्न। एथिकल कंसर्न का बात क्या है कि कहीं वो डेटा जो हम उसे दे रहे हैं कहीं वो उसका मिसयूज ना कर ले। जैसे आजकल लोग क्या कर रहे हैं, फेस चेंज करके वीडियोस बना रहे हैं किसी और के नाम की, और किसी को वो भी हो सकता है कि किसी को हैरेसमेंट करे साइकोलॉजिकल। तो ये सारी चीज़ें एआई की प्रॉब्लम है। प्राइवेसी, बेसिकली प्राइवेसी और रिस्क वगैरह की बात है। एथिकल इशूज, एथिकली क्या प्रॉब्लम हो रही है? एथिकली मैं बोलूँ, एथिकली मतलब जो एथिक्स के खिलाफ है, ठीक है, वो यही है कि प्राइवेसी लोगों की जा रही है। जब आप एआई के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन देते हो तो प्राइवेसी कहीं ना कहीं जाती है। बायस, एआई मे गिव अनफेयर रिजल्ट। जरूरी नहीं होता कि एआई हमेशा सही रिजल्ट दे, वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि एआई हमें बहुत बार बायस डिसीजन देता है। वो आपको ये आंसर्स देगा जो आपको चाहिए सुनने में। वो इतना ट्रेंड है, लाइक कहते हैं ना ह्यूमन बींग्स भी वैसे ही होते हैं, जो हमें सुनने के लिए चाहिए वही देता है। इसी तरीके से बायस होता है एआई भी। प्राइवेसी तो ऑफकोर्स मिसयूज होता ही है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें, यूजर शुड नो हाउ एआई डिसीजंस आर मेड। यूजर को पता होना चाहिए कि एआई, ट्रांसपेरेंसी तो लगते ही हैं। अगर आप लोग देखा हो, जब भी एआई चैट जीपीटी वगैरह पे कोई प्रॉम्प्ट डालो वो सर्च हो रहा होता है, वहाँ पे शो हो रहा होता है क्या क्या चीज़ें सर्च हो रही हैं। तो वो ट्रांसपेरेंसी तो है ही कहीं ना कहीं। अकाउंटेबिलिटी की बात करूँ मैं तो उतनी ज़्यादा एआई को लेके कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ ना हो जाए, यही एक एथिकल इशू है बहुत बड़ा। प्राइवेसी और मिसयूज़, बायसनेस, यही सब। क्विक रिवीजन एक बार हम कर लेते हैं, छोटा सा क्विक रिवीजन है। फादर ऑफ एआई मतलब किसने, फादर ऑफ एआई का मतलब है किसने एआई को नाम दिया। यहाँ पे ट्यूरिंग टेस्ट की बात नहीं करेंगे। फादर ऑफ एआई क्या है? जॉन मैकार्थी। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है? एलन ट्यूरिंग, क्योंकि उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट किया था जहाँ पे उन्होंने बोला कि क्या मशीन ह्यूमन बीइंग की तरह काम कर सकती है। एआई कॉन्फ्रेंस 1956 में जो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे नाम दिया गया था इसको एआई का, वो हुई थी डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज, इमेज का जो एक छोटा पार्ट होता है उसको हम पिक्सल बोलते हैं। एआई लर्निंग फ्रॉम लेबल्ड डेटा। एआई जब एक लेबल्ड, हमने बोल दिया ये है, ये है, एक प्रॉपर लेबलिंग पे काम करती है, दैट इज कॉल्ड एज सुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज में तो लेबलिंग होती नहीं है। रीएनफोर्समेंट में क्या होता है, उसमें रिस्क और रिवॉर्ड होता है। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। अब इतने अच्छी तरीके से मैंने तुम्हें पढ़ा दिया यार, ठीक है। और फिर अगर तुम्हें यूनिट 2 भी पढ़ना है ना तो वो इसी रिस्पॉन्स के ऊपर है, जितना तुम शेयर करोगे और जितना लाइक करोगे और तुम्हें समझ में आ रहा है तो कमेंट डाउन जरूर करो।